नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में हमारा लेक्चर 16 है। आज हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज देखेंगे, मतलब गरम दल के जो लोग हैं, उग्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उनको हम देखेंगे। इनका टाइम पीरियड है 1905 से 1919 के बीच। कल हम लोग जैसे मॉडरेट फेज देखे थे, उसी तरह आज हम लोग इनके हर बारीकियों का एक एनालिसिस करेंगे और इनकी जो रणनीति है उस पर एक अपना नज़रिया बनाएंगे कि किस तरीके से यह आंदोलन को करेंगे और किस तरीके से यह अपना योगदान देंगे। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में देखेंगे कि 1905 के टाइम में इनके उदय का कारण क्या होता है। मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो रहा है, इनका राइज क्यों हो रहा है इस टाइम में, हम इसके कारण को देखेंगे। दूसरा बात, हम इनकी एक समीक्षा करेंगे और समीक्षा में हम देखेंगे कि इनका कुछ पॉजिटिव पॉइंट होगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट होगा। तो यह क्या इनकी खासियत है, अच्छाई इनके साथ क्या है और इनकी कमियां क्या है, इन दोनों चीज़ को देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब 1905 से 1919 का इनका टाइम पीरियड है, इसमें देश में बहुत सारी घटनाएं होंगी। पहला घटना होगा इनमें बंगाल विभाजन 1905 में होगा। स्वदेशी आंदोलन, ये भी 1905 में होगा। उसके बाद होगा सूरत विभाजन। सूरत में जो दोनों होंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल दोनों में थोड़ा मतभेद हो जाएगा, तो स्प्लिट ऑफ सूरत स्प्लिट इसको कहा जाता है। 1907 में दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे मार्ले मिंटो, ये 1909 के टाइम में होगा। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा, 1914 से 18 होगा। इसी कड़ी में हम देखेंगे लखनऊ समझौता होगा, 1916 में होगा। और होम रूल भी इसी दौरान होगा। होम रूल 1916 से 18 होगा। तो यह जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इतनी घटनाएं घटेंगी और इस सारी घटनाओं में हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट का अपना रोल होगा। तो इन सारी घटनाओं में हम इनके रोल को देखेंगे और एग्ज़ाम के अगर व्यू से देखें तो यह सारा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। बाकी ये सब जो टॉपिक है हम कल परसों आने वाले दिनों में इसको करेंगे। मतलब हम बताने का मतलब था कि इसी कड़ी में अब हमारा अगला लेक्चर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इनके उदय का कारण क्या है। आखिर इस टाइम में इनका राइज कैसे हो रहा है, आखिर क्या कारण है। देखिए, हमने देखा है कि इनका टाइम पीरियड 1905 से 19 है। यह टाइम जो है उग्रवादी चरण कहा जाता है, या एक्सट्रीमिस्ट फेज कहिए या गरम दल कहिए, मतलब सब एक ही है। इसे उग्रवादी इसलिए कहा जाता है, देखिए उग्रवादी शब्द इनको इसलिए दिया गया कि इनके पहले का जो फेज है, जो मॉडरेट लोग हैं, जो नरम दल के लोग हैं, उनका जो शासन, मतलब शासन के प्रति उनका रवैया है, जो ब्रिटिशर शासन कर रहे हैं उनके प्रति उनका रवैया है, वो बहुत क्षमा याचना पे उनका काम चल रहा है। मतलब वो जाते हैं, एक दरख्वास्त लेके जाते हैं, वो एक चिट्ठी देते हैं और कोशिश करते हैं कि संवैधानिक सुधार हो। वो सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि संवैधानिक सुधार हो, संविधान में बदलाव हो, कानून बने। धरातल पे, ज़मीन पे उसका सुधार नहीं हो पाता है। तो जो मॉडरेट लोग हैं उनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही संवैधानिक है और क्षमा याचना ये करते हैं। जैसे इनको ये बहुत कहते हैं कि आप जो बात बोलते हैं वो दबाव नहीं डाल पाते हैं, लेकिन उसी को भरपाई करने के लिए इनका ये लोग आते हैं। तो इसीलिए इनको उग्रवादी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है पिछले जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा फास्ट गति से, ये कह सकते हैं तेज़ गति से है, और थोड़ा सा काम करने की प्रक्रिया दूसरे टाइप से। ठीक है, ये जब भाषण देते हैं तो बहुत जोशीले भाषण देंगे, लगेगा कि मुर्दे में जान डाल देंगे, लोगों से तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे।
यूथ से, स्टूडेंट से और आम लोगों में ये जब भाषण देते हैं तो लगता है कि मतलब अपनापन की भावना जगा देते हैं, एक राष्ट्रवाद की भावना इनके भाषण में दिखता है। तो इनका जो काम करने का प्रक्रिया होगा, जो मॉडरेट लोग हैं उनसे बिल्कुल विपरीत होगा। वो जितने शांत स्वभाव के हैं, ये थोड़ा सा उग्र स्वभाव के हैं, मतलब व्यवहार में थोड़े उग्र हैं, इसीलिए इनको उग्रवादी कहा गया है। ठीक है, तो अब कारण देख लेते हैं। सबसे पहला कारण है बंगाल विभाजन। 1905 में अगर हम देखते हैं तो बंगाल विभाजन हुआ रहता है, और यह सबसे बड़ा तात्कालिक कारण यही है। थोड़ा सा और अगर देख लें, उग्रवादी होने का कारण अगर देख लें तो पिछला जो मॉडरेट फेज था वह संवैधानिक की बात करता था, वह एकदम बैठ के आमने सामने बात करने की कोशिश करता था। लेकिन अगर इनकी बात करें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का, तो यह क्या करते हैं कि हड़ताल की बात करेंगे, या सभा निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। तो इससे गांव के लोगों को, शहर के लोगों को लगेगा कि यह कुछ मतलब नया चीज़ कर रहा है, नयापन ला रहा है, आंदोलन में कुछ नयापन लाएंगे, इसलिए इनमें लोगों का जुड़ाव ज़्यादा बढ़ेगा, लोग आपस में लोग इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यही सब 2-4 रीज़न है जिससे इनको उग्रवादी कहा जाता है। बाकी इसका कोई और रीज़न नहीं है। तो पहला रीज़न है हमारा, कारण है इनके राइज होने का, बंगाल विभाजन जो 1905 में होता है। और यह बंगाल विभाजन हम कल इसको डिटेल में देखेंगे। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन लागू किया जाएगा, मतलब इसी दिन को प्रस्तावित हो गए। और इसके बारे में देखें, जब बंगाल विभाजन होगा तो जो गरम दल के लोग हैं बहुत हाइपर हो जाएंगे, बहुत उग्र हो जाएंगे, और आंदोलन को इस समय लीड गरम दल वाले ही करेंगे। तो इनके उसमें राइज होने का सबसे बड़ा कारण, तत्कालिक कारण अगर कहें तो बंगाल का विभाजन है। दूसरा अगर हम बात करें तो उदारवादियों की शैली, मतलब इनकी जो कार्य शैली थी, मॉडरेट लोग जो थे उनकी कार्य शैली जो थी वो बहुत ही धीरे धीरे था, और उसका जो सुधार था ज़मीन पे नहीं दिखता था। कानून तो बनवा लेते थे, जैसे 1892 का एक एक्ट पास करवाए, लेकिन उसका ज़मीन पर कोई असर नहीं दिखा। वो कहते थे कि सिविल सेवा में इंडियन को भी आप लाइए, लेकिन उसमें कितने लोग जाते थे सिविल सेवा में। तो इनकी जो भी पॉलिसी थी उसका असर ज़मीन पे नहीं दिखता था। तो इनके शैली से जो एक्सट्रीमिस्ट बहुत निराश थे, वो कहते थे कि आप क्या सुझाव देते हैं, क्या करते हैं कि आम जनता को उससे फ़ायदा ही नहीं होता है। तो यह भी सबसे बड़ा इनके राइज में कारण था कि एक निराशा थी, एक अगर राजनीति के तौर पे कहे उस समय तो एक निराशा थी, जो निराशा से एक्सट्रीमिस्ट लोग का उदय हुआ। ठीक है, अगर दूसरी बात कहें तो कर्जन की कुछ पॉलिसी थी उस समय। कर्जन 1905 तक रहता है, 1899 से 1905-06 तक रहता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह बहुत क्रूर शासक रहता है, मतलब गवर्नर जनरल बहुत क्रूर रहता है। और इसकी कुछ पॉलिसी थी जिससे लोगों में बहुत रोष पैदा हुआ। वह एक पॉलिसी है इसका 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम। यह प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है कि कलकत्ता नगर निगम अधिनियम कब आया था, 1899, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यह जब कलकत्ता नगर निगम अधिनियम लाया तो कहीं ना कहीं इससे सरकार का हस्तक्षेप हो गया उसमें, इससे लोगों को बहुत नाराज़गी रहा। दूसरा एक और इसका एक्ट आया 1904 में, यह था ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट। यह क्या करता है, प्रेस जो था, प्रेस पर नियंत्रण लगाने का काम किया। इससे भी लोगों में काफ़ी रोष रहा। और तीसरा इसका सबसे खराब रूल था, वो भी 1904 में ही आया, वह था यूनिवर्सिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या किया कि जितने यूनिवर्सिटी थे उस समय, यूनिवर्सिटी पर यह अपना कंट्रोल बढ़ा लिया, नियंत्रण अपने पास लिया। तो यह तीनों नियम के चलते जनता में काफ़ी रोष था। और जब जनता में रोष होता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच से एक लीडर निकलता है, और वही काम कर रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें तो कुछ इंटरनेशनल रीज़न भी है कि उग्रवादियों को प्रभावित कर रहा है।
उसमें है 1896 में। आप देखेंगे यह प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। 1896 में इथियोपिया जो है बहुत छोटा सा कंट्री है और यह क्या करता है, इटली को हरा देगा। साथ में 1905 की बात करें तो जापान और रूस को हरा देगा। और ये दोनों छोटे छोटे कंट्री हैं और इटली देखा जाए तो इथियोपिया से बड़ा है और रूस देखा जाए तो जापान से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब एक्सट्रीमिस्ट को लगेगा कि देखो भाई, दुनिया में ऐसा घटना हो रहा है कि एक छोटा छोटा कंट्री बड़े बड़े कंट्री को हरा दे रहा अपने हिम्मत के बदौलत, जोश के बदौलत, जुनून के बदौलत। अब जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है कि हम भी चाहेंगे तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं। तो ये भी फैक्टर काम करेगा और इस पे प्रीलिम्स में इन दोनों फैक्ट पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप थोड़ा इसे याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा बात करें, आर्थिक सामाजिक समस्या भी है। देखिए, कुछ भी होता है, समाज की समस्याएं बहुत जिम्मेदार होती हैं उसमें। इस समय अगर हम देखते हैं तो भारत में उस समय प्लेग फैला हुआ है और प्लेग फैला है तो इसके कारण अकाल की स्थिति हो गई है, लोगों में भूखमरी हो गई है। और इसी के टाइम में जो करजन है, करजन एक तिब्बत का अभियान करेगा, तिब्बत अभियान करेगा और इस अभियान में वो खूब पैसा लुटाएगा। तो लोगों को लगेगा कि एक तरफ जनता प्लेग से मर रही है, अकाल भूखमरी से मर रही है, और जो करजन है भारत के टैक्स के पैसे को वो तिब्बत के अपने अभियान में लुटा रहा है और मस्ती कर रहा है। दूसरा बात, इसी समय आप देखेंगे दिल्ली दरबार होगा। 1903 में दिल्ली दरबार होगा और इस दिल्ली दरबार में देखेंगे खूब पैसा लुटाया जाएगा। तो ये जो दो घटनाएं हैं लोगों के दिल में मतलब आग की तरफ फैला कि हम जनता मर रही है और जो सत्ता है, सत्ता पैसे को लुटा रहा है। तो यह भी कहीं ना कहीं रोष था। तो जब भी ऊपर में जैसे हमने बताया कि जब भी रोष होता है तो समाज से कोई लीडर निकलता है। तो यही सब समस्याएं थी उस समय और इन सारी समस्याओं को पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन लोगों ने, जो विचारक लोग थे, वो लोग प्रेस के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इन्होंने अपने बातों को पहुंचाया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी घोष, लाला लाजपत राय और लोग हैं, बहुत लोग हैं। ये लोग इतने जोशीले आर्टिकल लिखते थे, इतने जोश भरे पेपर निकालते थे ना कि जो लोग पढ़ता था वो पढ़ के मतलब एकदम जोश से भर जाता था। और इस टाइम में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं अपने विचारों को खूब ये लोग प्रसारित किए और उस समय लोगों को कनेक्ट करने के लिए यह बहुत अच्छा मौका था। देखिए, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे परिस्थिति भी ऐसा हो गया है और कहीं ना कहीं जो मॉडरेट हैं अब वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, जनता से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसी के बीच इनका राइज हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट का और परिस्थिति भी इनके अनुकूल बन रही है और ये जनता से भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनका राइज अब जल्दी हो जाएगा। इसमें 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी घोष और लाला लाजपत राय। इन्होंने मैगजीन और पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में बहुत मतलब एक जोश भरने का, एक नेशनलिज्म फैलाने का कोशिश किया। अब देख लेते हैं ये काम कैसे करते थे। जैसे हमने कल मॉडरेट वाले में देखा था, ये बेसिकली काम कैसे करते थे। तो इनका जो काम करने का तरीका था, अगर राजनीतिक कार्य हम इनका देखें तो यह सरकार के विरोध की नई नई तकनीक अपनाए। जैसे मॉडरेट में हमने क्या पढ़ा था कि वो लास्ट का जो 29, 30, 31 मतलब साल का जो अंतिम का 3 दिन होता था कांग्रेस सेशन होता था और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास होता था उसको लेके वायसराय के पास, गवर्नर जनरल के पास जाते थे
अपना बात रखते थे, वो मानता तो मानता, नहीं मानता था तो फिर अपनी बात को रखते थे। मतलब इनका जो काम करने का तरीका था, इसको कहते हैं अनुनय, विनय, क्षमा, याचना। मतलब अपनी बातों को एकदम विनम्रता से रखते थे, वो दबावपूर्ण बातें अपने नहीं रख पाते थे, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं एक्सट्रीमिस्ट। और इनका जो काम करने का तरीका है, ये काम करते हैं हड़ताल से। अब गवर्नर हाउस के सामने हड़ताल कर देंगे, 1000 आदमी को लेकर जाकर हड़ताल कर देंगे, ठीक है, जुलूस निकालेंगे, सभा करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो अब लोगों को लग रहा है कि अरे भाई भारत में पहली बार हो रहा है, तो कोई भी चीज़ जब पहली बार होता है तो लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट होता है। और वैसे भी राजनीति में कहा जाता है कि थोड़ा सा नयापन होते रहना चाहिए। वैसे तो हर चीज़ में नयापन होते रहे तो अच्छा है, लेकिन राजनीति में थोड़ा नयापन होते रहता है तो जनता को लगता है कि यह जो लीडर है यह कैपेबल है और इसमें काम करने की क्षमता है। तो लोगों को इनमें बड़ी आशा दिखी और इनका जनाधार बढ़ने लगा। दूसरा ये बात करते हैं, यह बात करते हैं प्रेस की। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इनको बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेस पे जहाँ दबाव पड़ेगा, अपनी बातों को जनता तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो प्रेस की स्वतंत्रता दोनों कहते हैं, मॉडरेट भी करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं। देखिए कुछ इनमें समानता भी है, हम इस पॉइंट को आगे देखेंगे। दूसरा ये फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे इसकी भी हमें आज़ादी होनी चाहिए। मतलब ये जो भी हमारे अभी फंडामेंटल राइट है, लगभग उनमें से कुछ पॉइंट को उठाते हैं और उसकी ये बात करते हैं। इनका मानना है कि ये सब हर आदमी को होना चाहिए। इसके विरोध में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ करती है तो हड़ताल करेंगे, जुलूस निकालेंगे, सभा करेंगे, बहिष्कार करेंगे, ठीक है। यही इनका मतलब मांग काम करने का तरीका होगा। और जो भी ये करेंगे ये बहुत दबाव के साथ करेंगे, बहुत मतलब जोश और जुनून के साथ करेंगे। तो इनके काम करने के तरीका में बहुत एक अलगाव दिखेगा आपको। मॉडरेट के अपेक्षा देखा जाए तो थोड़ा सा अलगाव दिखेगा। दूसरा, अगर इसका हम आर्थिक कारण की बात करें तो वो तो राजनीतिक कारण थे कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो यह लोगों के बीच जाकर कहेंगे कि हमें स्वदेशी पे बात करना है, स्वदेशी पे फोकस करना है। हम जो उद्योग धंधा लगाएंगे वह उद्योग हमारा वेस्टर्न पे नहीं होगा, हमारा जो उद्योग धंधा होगा हमारे शिल्पकार के लिए होगा, इनके हित में होगा। जो छोटे छोटे मजदूर होंगे इनके हित में होंगे। एक कुटीर उद्योग की बात कहते हैं, ये बड़े बड़े उद्योग की बात नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं कि वेस्टर्न का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसको हम लाएंगे, नहीं, ये स्वदेशी उद्योग की बात करते हैं। ये कहते हैं जो भी है भारत का विकास भारत से ही किया जाए। जबकि मॉडरेट हैं वो मानते हैं कि भारत का विकास वेस्टर्न के साथ किया जाए तो ज़्यादा बेटर। ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है। तीसरा कारण हम देखें, तो हाँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यह जो भारत के बारे में ये कहते हैं, भारत के गौरव की, अतीत के गौरव का बहुत बखान करेंगे। मतलब कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो चीज़ अतीत में नहीं था उसका भी ये बखान कर दें, कुछ ज़्यादा हट के करेंगे, बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करेंगे। और यही जो बात होगी मॉडरेट के और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, अतीत में हमारा अतीत ठीक है लेकिन कुछ कमियां हैं, इसको हम वेस्टर्न के साथ सुधार सकते हैं, ठीक है, ये मॉडरेट का कहना है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे कि अतीत जो है बहुत बढ़िया है, भारत का अतीत बहुत अच्छा है, बहुत गौरव का अतीत है, इसमें सुधारने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत से ज़्यादा ये उसकी गुणगान करेंगे। साथ में एक कला साहित्य, जो भारत का कला साहित्य है उसको बढ़ाने की बात करेंगे। आयुर्वेद पर इनका फोकस होगा, आयुर्वेद को अपनाने की बात कहेंगे। तो ये सारा पॉइंट कुछ है जो दोनों के बीच में एक मतलब कुछ समानता है और कुछ अलगाव के पॉइंट हैं। अब थोड़ा सा हम इनकी समीक्षा कर लेते हैं कि इनके कुछ अच्छाई क्या हैं। देखिए कल हमने, चलिए थोड़ा सा आगे उसको बता देंगे। अभी हम थोड़ा इनका समीक्षा देखते हैं कि इनके पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो अगर इनके पॉजिटिव पॉइंट की हम बात करें तो यह जो
फेज़ है 1905 से 1919, एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ है, यह एक नए युग का प्रतीक है। मतलब एक मॉडरेट का फेज़ था, उसके पहले हम देख रहे थे कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, वो उनका जनाधार ऑल इंडिया लेवल पे किसी का नहीं है, लेकिन आईएनसी बनेगा, पहला ऐसा बनेगा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा। तो वह भी एक बदलाव था उस समय। लेकिन अब हम 1905 में आ गए हैं, तो 1905 में जब इसमें एक्सट्रीमिस्ट आएंगे तो इनका जब आगमन होगा तो हम कह सकते हैं कि यह उग्रवाद जो विचारधारा के लोग आएंगे तो राजनीति के युग का यह एक नया प्रतीक है। साथ में यह राष्ट्रवाद का एक नींव रखेंगे, ठीक है। नेशनलिज्म की एक फीलिंग लोगों में जगाने की कोशिश करेंगे। हम लिख नहीं रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा, आप थोड़ा इसको लिख लेंगे पॉज करके। एक नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए बहुत काम करेंगे। तीसरा, एक 3 दिन का तमाशा जो कहते हैं, एक कांग्रेस का जो बैठक होगा 3 दिन का, उसको 3 दिन का तमाशा कहते हैं। इससे कहीं ना कहीं अब उन लोगों को भी इसका रियलाइज होगा, तो अब वो 3 दिन नहीं और ज़्यादा दिन वो अपनी राजनीति पे फोकस करेंगे। और देखिए ये लोग जो हैं ये लगभग फुल टाइमर पॉलिटिशियन हैं, जो गरम दल के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। ये इनका मुख्य काम तो है, लेकिन यह मुख्य काम कुछ और है, लेकिन यह पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा तन्मयता से ध्यान लेते हैं। तो इनको देख के कहीं ना कहीं जो मॉडरेट वाले हैं वो भी अब 3 दिन के तमाशा के टैग से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। यह सब बदलाव आएगा। साथ में अब देखिए कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में पहले तो थे मॉडरेट वाले लोग, मॉडरेट थे, बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो जनता तक कनेक्ट नहीं कर पाते थे। तो जब एक्सट्रीमिस्ट लोग कांग्रेस में आएंगे तो इनका जनाधार जनता तक है, क्योंकि यह उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनका जो नेचर है ना, इनका नेचर है इंडियन वाला नेचर है। आप देखेंगे इस टाइप के जो भी लीडर होंगे उनका पहनावा पोशाक सारा इंडियन होगा, तो वह इंडियन लोगों के साथ, भारतीय लोगों के साथ उनका कनेक्ट बड़ा बढ़िया होगा। ये जल्दी लोगों तक कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी भाषा को पहुंचा देंगे, अपनी जो भी हो, मतलब लीडर को एक जैसे कनेक्ट होना चाहिए, ये क्षमता इनमें बहुत अच्छी होगी और गांव तक इनकी पहुंच बनेगी। देखिए आईएनसी में जो मॉडरेट लोग थे इनकी पहुंच सिर्फ एलिट क्लास है, पढ़े लिखे शहरी वर्ग तक है, लेकिन जब एक्सट्रीमिस्ट लोग आएंगे तो इनकी पहुंच गांव तक हो जाएगी। तो यह कहीं ना कहीं हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक जनाधार बढ़ेगा। अब जो शहर तक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वह अब गांव तक आ जाएगी, उसमें यूथ जुड़ेंगे, मजदूर जुड़ेंगे, अब महिला भी जुड़ने लगेंगी। तो यह सब इसका पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में यह स्वदेशी शिक्षा जो मैंने ऊपर बताया, स्वदेशी शिक्षा की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे और आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, भारत के गौरव के प्रति लोगों को अवेयर कराएंगे, और यही जो चीज़ है यही नेशनलिज्म है। एक भारतीयता की फीलिंग लोगों के अंदर आना, यही नेशनलिज्म है। और इस टाइम देखेंगे नेशनलिज्म लोगों में बढ़ेगा, ठीक है। तो यह इनका पॉजिटिव पॉइंट है कि लोगों को अपनी बातों को समझाने में यह कामयाब रहेंगे। अगर दूसरा बात करें हम, थोड़ा सा इनका कुछ पॉजिटिव पॉइंट तो देख लिए, इनके कुछ कमियां भी हैं, कमियां को भी देख लेते हैं। अगर इनकी कमियां की बात करें तो इनका जो काम करने का तरीका है, काम करने का तरीका इनका थोड़ा सा उग्र टाइप है। ये बात को हालांकि इनका भी विचार अहिंसात्मक है, लेकिन ये हिंसा से भी कभी कभी परहेज नहीं करते हैं। तो जो इनका काम करने का तरीका है मॉडरेट से थोड़ा सा अलग टाइप से है। जैसा कि हमने ऊपर में बताया कि इसी कारण इनको उग्रवादी कहा जाता है, और यही कारण रहा इनका काम करने का जो तरीका रहा उग्रवादी टाइप। इसी टाइम हम देखेंगे कि 1907 में सूरत का विभाजन होगा, दोनों गुट के लोगों में विचारधारा की लड़ाई होगी। दोनों को लगेगा कि हम सामने वाला मतलब नरम दल वालों को लगेगा कि गरम दल वाले अच्छे नहीं हैं, और एक्सट्रीमिस्ट को लगेगा कि मॉडरेट वाले अच्छे नहीं हैं,
और यही कारण से 1907 में सूरत का विभाजन हो जाएगा। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब देखिए, जब विभाजन हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, यह आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। 7 के पहले हम देख रहे हैं 1905 से 7 तक इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों जुड़ गए हैं। तो अब आईएनसी जो है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं और एलीट क्लास शहरी लोग को कौन मॉडरेट खींच रहे हैं, और एक्सट्रीमिस्ट जो है ये गांव के लोगों को खींच रहे हैं। तो इनका एक जनाधार बढ़ रहा है। लेकिन जैसे सूरत का विभाजन होगा, लोगों को लगेगा कि अरे तो नेताजी लोग में आपस में बिखराव हो गया। अब इनका जो देखेंगे एक जनाधार कमज़ोर हो जाएगा और जो कांग्रेस है इस समय कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर उसके बाद आगे बात करें, अच्छा हम नेगेटिव पॉइंट देख रहे हैं ना, हाँ आगे बात करें तो ये जो अतीत का गौरव था, मैंने ऊपर ही बताया, अतीत का गौरव का एक गुणगान है। ये कुछ ज़्यादा ही करेंगे, जो ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, तो फैक्ट एंड फिगर पे बेस नहीं होगा। ये भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति हैं थोड़ा, और भावनाओं में बह के ये अपना अतीत के गौरव का ज़्यादा गुणगान करेंगे, और हर चीज़ का जो सोल्यूशन है यह अपने अतीत में ही खोजेंगे, जो कि थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है, इतना भी नहीं करना चाहिए। दूसरा बात करें तो उग्रवादी जो थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, अपने तेज़ तरार भाषण और जो राइटिंग लिखते थे, इससे यूथ में एक जोश भर दिया, जिसके कारण शुरुआत में तो ये जोड़ पाए, लेकिन साथ में जब सूरत स्प्लिट हो जाता है तो उस यूथ को एक कहीं ना कहीं छला महसूस हुआ कि इनसे कनेक्ट हुआ था, लेकिन बाद में इनसे दूर हो गया। तो एक यूथ के बीच में भी हम देखते हैं कि शुरुआत में जो जोड़ते हैं और बाद में जोड़ने से कनेक्ट हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ के बीच में भी एक मतलब लगता है कि ये छल इनके द्वारा छल किया गया, तो यह थोड़ी इनकी कमी कही जाती है। यही सब 2-4 पॉइंट था जो इनकी कमी थी, और 2-4 पॉइंट था जो इनकी पॉजिटिव पॉइंट थी। तो देखिए, अब एक चीज़ हम देख लेते हैं। अब हम दोनों थॉट पढ़ लिए हैं, मॉडरेट कैसे थे और एक्सट्रीमिस्ट कैसे थे। अब देखिए, दोनों में देख लेते हैं कि क्या अंतर है, असमानता के पॉइंट क्या है, दोनों में अंतर वाले पॉइंट क्या है। क्योंकि देखिए, यह जो टॉपिक है बेसिकली हम इसको ऐसे भी पढ़ा सकते थे कि यहाँ पे मॉडरेट हो गया, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हो गया, और 2-2 पॉइंट लिख के एक ही लेक्चर में हो जाता है। लेकिन यह मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको दोनों टॉपिक को अलग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ाया जाए, इससे आपकी समझ अच्छी होगी। तो अब हमने लगभग दोनों टॉपिक को कर लिया है, तो थोड़ा सा दोनों टॉपिक को अब हम साथ में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि दोनों में असमानता के बिंदु क्या थे। यहाँ से आपका कंसेप्ट अब पूरा क्लियर बनेगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। देखिए, असमानता के बिंदु इनमें क्या है, मतलब अंतर क्या है। अगर अंतर करें तो दोनों में क्या अंतर है, तो अगर हम मांग की बात करें तो जो मॉडरेट हैं, ठीक है, मॉडरेट अपनी मांग को बहुत मतलब नरम तरीके से रखेंगे, इनमें बातचीत और सुझाव की पॉलिसी ज़्यादा होगी। और जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे इनमें जो होगा हड़ताल, सभा, जुलूस, इन सब चीज़ों की इनमें पॉलिसी ज़्यादा होगी। दूसरा बात करें तो जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे ये अतीत का ज़्यादा गुणगान करेंगे, ठीक है। और जो मॉडरेट होंगे यह अतीत के साथ, हाँ अतीत तो ठीक है मानेंगे, लेकिन अतीत के साथ ये वेस्टर्न के साथ, वेस्टर्न को भी लेके चलने की बात करेंगे और ये दोनों का सामंजस्य बनाने की बात करेंगे। अगर हम मॉडरेट की बात करें उद्योग जगत में, तो यह कहेंगे कि वेस्टर्न से उद्योग को लाना चाहिए और भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे कि नहीं, कुटीर उद्योग पर काम करिए और भारतीय उद्योग ही सफिशिएंट है, स्वदेशी पर ज़्यादा फोकस इनका रहेगा या विदेशी वस्तुओं को मतलब लाने के पक्ष में नहीं रहेंगे। ये 2-3 पॉइंट है, अगर इसको आप याद रखते हैं तो आप सारे चीज़ों को लिख लेंगे और मेंस में यही सब टॉपिक पूछा जाता है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि कुछ इनमें दोनों में कुछ समानता भी है
विरोध है दोनों में, विचार के स्तर पे दोनों में विरोध है, लेकिन कुछ समानता के पॉइंट हैं। तो समानता के पॉइंट इनमें क्या है, दोनों में अगर हम देखें तो ये दोनों एक बात कहते हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का कॉलोनी है इंडिया, और इंडिया भारत का शोषण कर रहा है। यह पॉइंट से दोनों एग्री हैं, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, दोनों इस बात को मान रहे हैं कि हाँ ब्रिटेन का ब्रिटेन हो गया यहाँ पे, ब्रिटेन का कॉलोनी है इंडिया और इंडिया शोषण कर रहा है, इंडिया पे शोषण हो रहा है ब्रिटिश का। ठीक है, तो इस पॉइंट से दोनों सहमत हैं। दूसरा बात करें तो दोनों प्रेस की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे और हेल्थ की बात करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे, मतलब कहें तो फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। इन पॉइंट पे दोनों का अपना सेम व्यू पॉइंट है। तीसरा हम बात करें तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, मतलब दोनों जो हैं सेकुलर हैं। ये आप नहीं कह सकते हैं जो मॉडरेट है या जो एक्सट्रीमिस्ट है, इनमें किसी में आप जातिवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है। उस समय ये दोनों लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब एक मानवता की बात करेंगे, सेकुलरिज्म की बात करेंगे। तो इस पॉइंट पे इन दोनों का व्यू पॉइंट सेम है। चौथा बात करें, अहिंसा की बात करें, तो देखिए दोनों का लक्ष्य है अहिंसा। मॉडरेट वाले तो पूरा अहिंसात्मक है, ये भी एक्सट्रीमिस्ट वाले भी अहिंसा की बात करेंगे, लेकिन कहीं कभी कभी यह हिंसा से भी चूकने, हिंसा की बात भी आएगी तो ये नहीं चूकेंगे, वहाँ भी मतलब आज़ादी के लिए ये उसके लिए भी तैयार है। जबकि मॉडरेट जो है वो पूरी तरह से अहिंसा पे टिके हुए हैं। यही थोड़ा सा इनमें अंतर है दोनों में। तो ये रहा कुछ टॉपिक जो समानता का था। तो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने, यह छोटा टॉपिक है, छोटा इसलिए लग रहा है कि इसका बेस मैंने कल के टॉपिक में करा दिया है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा होगा। अब एक और बात है, देखिए अभी हमने पढ़ा मॉडरेट, फिर पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट, आगे हम पढ़ेंगे, आगे आएंगे गांधी जी, नेहरू आएंगे, उसके बाद अंबेडकर भी आएंगे, भगत सिंह आएंगे, मतलब कहा जाए तो आज़ाद आएंगे। अब बहुत सारे पर्सनालिटी आएंगे। ठीक है, तो किसी का हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, हर आदमी का कोई एक फेवरेट होता है और हर आदमी का एक अपना विचारधारा होता है। तो अगर आप जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो कभी एक विचारधारा में बहने का कोशिश ना करें, किसी एक व्यक्ति के प्रभाव में आने का कोशिश ना करें। देखिए कहा जाता है कि आज़ादी में गांधी का योगदान है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ गांधी का ही योगदान है यह बात सही नहीं है। वैसे ही भगत सिंह का योगदान है, लेकिन सिर्फ भगत सिंह का ही योगदान है यह भी बात सही नहीं है। मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ मतलब यहीं पे नहीं, मतलब और भी जितने उस टाइम के जितने लोग फ्रीडम स्ट्रगल में भाग ले रहे हैं, सबकी बराबर योगदान, सबका बराबर योगदान है। सबने अपने अपने टाइम से अच्छा लड़ाई लड़ा है। अगर अम्बेडकर को देखें तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपना योगदान दिया। नेहरू को देखें तो नेहरू को आज़ादी के शिल्पकार कहा जाता है, मतलब भारत को बनाने में। ठीक है ना। भगत सिंह अपना सर्वोच्च योगदान दिए हैं, और गांधी का तो ये भी, इनका भी तो योगदान है। तो इसमें किसी का किसी से कम नहीं कर सकते हैं, सबका अपना अपना योगदान है। तो यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है कि इनके बारे में ज़्यादा बताया गया, इनके बारे में कम बताया गया। आज मैं कमेंट देख रहा था, वो जो मॉडरेट वाला टॉपिक है उसमें एक कमेंट आया था कि आपने मॉडरेट को इतना अप्रिसिएट क्यों किया। भाई तो अप्रिसिएट नहीं करेंगे तो क्या बोल देंगे वो लोग ख़राब थे। जो अभी हम लोग DU और JNU में अभी पढ़ते हैं तो हम लोग मानते हैं कि अभी हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सोचिए जो लोग 1885 में लंदन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, लंदन से पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज से पढ़ रहा है, वो लोग हम लोगों से कितना आगे है। और उस समय वो लोग फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, स्वराज की बात कर रहा है, कितना वो लोग आगे हैं, उनका विज़न कितना आगे है। इन लोगों को कैसे कोई कह सकता है ये ख़राब थे। और इनकी सोच तो इतनी अच्छी है कि आप अगर ढंग से पढ़िएगा तो आपको प्यार हो जाएगा। तो
तो हम देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि हमने मॉडरेट को पढ़ा कल, मॉडरेट के बारे में भी हमने कहा इनकी जो थॉट है बहुत अच्छा है, आप इसको समझिए। आज हमने एक्सट्रीमिस्ट को पढ़ा, हमने इनके बारे में भी कहा कि इनका भी थॉट बहुत अच्छा है, इसको भी पढ़िए। हम जब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो इनके बारे में कहेंगे इनका भी थॉट बहुत अच्छा है। देखिए, कमी किसी की नहीं है और कमी सब में है, तो हम कमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो अच्छाई है उनको उसको जानना है। हाँ, थोड़ी सी जो कमियां हैं, आलोचना के पॉइंट हम बताते हैं। इनमें अभी हम बताए कि इनमें क्या कमियां हैं, यहाँ बताए नेगेटिव पॉइंट, कल हमने मॉडरेट में ही बताया था। तो जो है वो हम बताएंगे। लेकिन देखिए, बेवजह होता है ना कि किसी किसी लोगों को होता है कि विचार से तो पसंद आता है एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग, और दिखावा होता है कि मॉडरेट वाले पसंद है। ये मत करिए, दिखावा किसी के साथ मत करिए। दोनों लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों का मकसद एक है कि हमको आज़ादी लेना है। जैसे अभी आप लोग बीपीएससी सबको क्लियर करना है, कोई दिल्ली से करता है, कोई पटना से करता है, कोई इलाहाबाद से करता है, कोई अपने घर से करता है। टारगेट तो सबका बीपीएससी है, लेकिन रास्ता सबका अलग अलग है। वैसे ही उसमें जितने लीडर हैं सबका अगर हम कहें तो लक्ष्य एक ही है, आज़ादी। अगर हम बीपीएससी की जगह हटा दें, वो लोग का लक्ष्य है आज़ादी। बाकी जितने नेता हैं सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। और देखिए, दूसरी बात ये भी जानिए, जितने उस समय के नेता हैं सारे लोगों में विचार के स्तर पे लड़ाई है। किसी का विचार किसी के विचार से नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वैचारिक लड़ाई नहीं है। आपसी मतलब, आपसी अगर देखेंगे तो उन लोगों का जो आपसी वैचारिक संबंध है बहुत ही बढ़िया है। एक दूसरे को इतना बढ़िया से लेटर लिखते हैं, वो उनका एक संबंध अच्छा है, एक दूसरे के यहाँ जाना खाना, मतलब उनका इतना वैचारिक संबंध बढ़िया है। लोग बोलता है तिलक के बारे में, चाहे सबसे बड़ा उदाहरण हम लेते हैं गांधी और भगत सिंह, इनके बारे में बहुत सारा विवाद मिलता है, इन सब में मत पढ़िए। इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा था। भगत सिंह कई बार गांधी को चिट्ठी लिखे हैं, गांधी भी उसका जवाब दिए हैं। फिर से लोग कहता है सुभाष और नेहरू के बारे में, नेहरू और सुभाष इतने अच्छे दोस्त थे कि इन दोनों में बहुत पटती थी। साथ में नेहरू और पटेल, इनकी तो मतलब गजब की दोस्ती थी। तो किसी का किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सबका रिलेशन बहुत अच्छा है। देखिए, फर्जी जो हिस्टोरियन बने हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, वो इन टॉपिक को लेकर झूठ मूठ का डिबेट करते हैं, आप उसमें मत पढ़िए। हिस्ट्री बहुत अच्छा है जो आपके सिलेबस में है, वाकई बहुत अच्छा है। और अगर आप सही तरीक़ा से, मतलब निश्चल स्वभाव से, मतलब शांत मन से पढ़िएगा, कोई बिना बायसनेस के साथ, तो आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। इतना बढ़िया सिलेबस है आपका। तो अभी जो आपको टीवी पर जो पत्रकार वगैरह के डिबेट करते हैं इतिहास का, तो इन सब चक्कर में मत पढ़िए। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है उसमें मत पढ़िए, आप किताब पढ़िए, आप सिर्फ किताब पढ़िए, बिपिन चंद्रा पढ़िए, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतने अच्छा चीज़ लिखा गया, आपको इतना बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि आप इन सबसे एक प्यार हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है इमोशनल होकर मॉडर्निस्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब जो टॉपिक है वह आपको एक साइड इमोशन में खींचेगा, है ना। कहीं ना कहीं गांधी और नेहरू का टकराव आएगा, आपको कहीं ना कहीं गांधी और अम्बेडकर का जिक्र आएगा, तो आप एक साइड खींचे जाइएगा। ऐसा नहीं होना है, आप एकदम तटस्थ बने रहिए। गांधी का पक्ष है तो गांधी के बारे में बोलिए, नेहरू का पक्ष है तो नेहरू के बारे में बोलिए, अम्बेडकर का पक्ष है तो अम्बेडकर के बारे में बोलिए। आपको एक जगह खड़े रहना है, किसी के सपोर्ट में जाकर देखिएगा तो फिर हिस्ट्री को अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। मतलब मेरा अगर ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा न्यूट्रल बन के रहिए, थोड़ा बायसनेस से मत बात करिए। और कल मॉडरेट हम पढ़ा रहे थे तो मॉडरेट की पढ़ाई किए, आज एक्सट्रीमिस्ट पढ़ाए थे तो एक्सट्रीमिस्ट की पढ़ाई किए, जब गांधी पढ़ाएंगे तो गांधी की पढ़ाई करेंगे। तो ये देखिए, कमी निकालने के लिए पढ़ाई नहीं किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है लोगों की अच्छाई जानने के लिए। और हमें हमारे एग्ज़ाम का भी यही नेचर है कि हम अच्छाई को जानें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग करेंगे बंगाल का विभाजन होगा, और उसके बाद टाइम बचेगा तो फिर सूरत स्प्लिट वगैरह होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ठीक है।